इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरह से तमाम सुराग इस बात को संकेत देते हैं कि किस तरह से अतीक अहमद के इशारे पे ये इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 24 तारीख को जिस तरह से धूमनगंज का इलाका प्रयागराज का है और यहां पर जिस तरह से गोलियों और बमों के सहारे उमेश पाल की हत्या की गई, सरेराह इस वारदात को अंजाम दिया गया और बाद में जिस तरह से एसटीएफ ने इसके ऊपर कार्रवाई की, ये खबर सामने आई कि अतीक अहमद ने इस पूरे हत्याकांड की जो जिम्मेदारी थी अपने छोटे भाई अशरफ को दी थी, जो फिलहाल बरेली जेल में कैद है। खुद अतीक अहमद साबरमती जेल अहमदाबाद में सजा काट रहे हैं, इस वक्त सजायाफ्ता कैदी हैं और उनके भाई अशरफ भी सजायाफ्ता कैदी हैं। लेकिन अशरफ के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपको यहां पर हत्याकांड को किस तरह से अंजाम देना है, ये तमाम चीजें आपके हाथ में हैं, आपके इख्तियार में हैं। अब ये खबर सामने आ रही है कि यहां पर पुलिस कर्मियों के साथ ही साथ यहां पर तकरीबन 6 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था अशरफ को, जिस तरह से तमाम सुविधाएं अशरफ को दी जा रही थी, उसके बाद इस कार्रवाई को किया गया है। आपको बता दें यहां पर कि डीआईजी जेल जो है उन्होंने साफ तौर पर यहां बताया कि किस तरह से यहां पर गलत चीजें पाई गई हैं और जो जेल के कर्मी हैं वो तमाम लोग इसमें मुब्तला थे। उन तमाम लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसमें चल रही थी लगातार। तो ऐसे में हम पूर्वांचल के जो माफिया हैं, जो डॉन है, जो तमाम ऐसे असामाजिक तत्व हैं पूर्वांचल के इलाके में लगातार ऑपरेट करते हैं, चाहे मुख्तार अंसारी की बात करें या उसके अलावा अतीक अहमद की बात करें, तो हम वहां के क्षेत्र के लोगों से जानना चाहते हैं, वहां के पत्रकारों से जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि इतनी बड़ी साख इन लोगों ने इतने कम समय में, 20 से 30 साल 40 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता है कि आपने इतने बड़े इलाके पर काबू कर लिया, आपने इतने बड़े इलाके पर ऐसी धमक जमा ली कि आप जितनी बार आप चाहते हैं आप चुनाव लड़ते हैं। आप लगातार साल देख सकते हैं, साल दर साल लगातार 5 बार विधानसभा की सीट जीती है अतीक अहमद ने। एक बार फूलपुर की संसदीय क्षेत्र की जो चुनाव की सीट थी वो जीता है ये शख्स, पार्लियामेंट तक पहुंचा है, इसके नाम के आगे माननीय जोड़ना पड़ा है। मैं जानना चाहूंगा वैभव मिश्रा, जो कि हमारे यहां पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, ये बताएंगे कि क्यों इतने खतरनाक लोगों को वहां की जनता इस तरह से समर्थन देती है और कैसे ये सिस्टम के अंदर अपनी पैठ बना लेते हैं। देखिए, उत्तर भारत की राजनीति में बाहुबलियों की दबदबे की कहानी नई नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 90 के दशक में, जब यूपी और बिहार जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उभार हो रहा था और उन क्षेत्रीय दलों के नेताओं को महसूस हो रही थी किसी ऐसे शख्स की, किसी ऐसे बाहुबली की जो न सिर्फ उन्हें चुनाव जितवा सके बल्कि उनके लिए संसाधनों को भी मुहैया करवा सके। तो इसी दौर में बाहुबली अतीक अहमद बने, माननीय बन गए, मुख्तार अंसारी, बिहार में शहाबुद्दीन, तमाम ऐसे लोग आए जो न सिर्फ अपने नेता के विश्वास पात्र होते थे बल्कि उनके लिए सभी वो काम करते थे जो नेता, जो माननीय खुद नहीं कर सकते, वो इन बाहुबलियों के जरिए करवाते थे। अब बात करते हैं जेल में इन बाहुबलियों की धमक की, कि जेल में कैसे रहकर ये अपनी दबंगई करते हैं, अपने गैंग को बढ़ाते हैं और तब भी इनकी गैंग फलती फूलती रहती है जब ये जेल में रहते हैं। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2019 में देवरिया जेल में बंद थे अतीक अहमद। वहां पर इन्होंने लखनऊ के एक रियल एस्टेट व्यापारी को बुलाया और जेल में ही बंद कर उनकी पिटाई करवाई और अपने सामने उनसे करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी। जब ये मामला सामने आया, मीडिया में आया, तो उसके बाद देवरिया के डीएम ने देवरिया जेल में छापेमारी की। बाद में पता चला कि वहां की सीसीटीवी में 2 घंटे की फुटेज गायब थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे, किस प्रकार से जेल प्रशासन इन बाहुबलियों के साथ उनकी मिलीभगत रहती है और इन्हीं के आधार पे ये जेल में रहते हुए भी अपने क्षेत्र में अपना सिक्का चलाते रहते हैं। अब बात करें मुख्तार अंसारी की, अभी पिछले महीने फरवरी की ही बात है, मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी, जो इसमें विधानसभा का सदस्य है, वो चित्रकूट जेल में बंद है और उस चित्रकूट जेल में उसकी पत्नी निखत, वो 80 दिन लगातार अपने पति से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मिलने जाती थी। बाद में जब इसकी पोल खुली, जब वहां की एसपी और डीएम ने सामूहिक रूप से छापा मारा जेल में, तब निखत उस जेल के जो बड़े अधिकारी हैं उनके कमरे में अपने पति के साथ मिलते हुए पाई गई। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, साथ ही साथ इसमें हम आपको एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि ये जो मुलाकात होती थी सर, ये मुलाकात निखत अपने पति के साथ डिप्टी जेलर जो हैं, मतलब कि जेलर के जो सेकंड इन कमांड हैं वहां पर ये कार्यरत हैं, उनके प्राइवेट कैबिन में ये मुलाकात होती थी। और बात तब निकलकर सामने आई कि जब मालूम चला कि निखत के फोन का इस्तेमाल करते हुए अब्बास अंसारी लगातार अभियोजन पक्ष के जो गवाह हैं, जो अधिकारी हैं, उन तमाम लोगों को वहां से डरा रहा है, धमका रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो ऐसे में आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले जिस तरह से ये पूरा वृंदा शुक्ला ने ये पूरा ऑपरेशन किया और
जिस तरह से मुख्तार अंसारी की बहू को इस पूरे मामले में पकड़ा गया है, जिस तरह से वहां पर उनको हिरासत में लिया गया और देखा गया कि किस तरह से जो सरकारी तंत्र है वो पूरी तरीके से फेल हुआ है और किस तरह से वहां पर उनको तमाम साधो सुविधाएं यहां पर मिल रही हैं, उन्हें कैबिन दिया जा रहा है और किस तरह से हमने एक हालिया फुटेज देखा है जिसमें कि अतीक अहमद का भाई अशरफ बरेली की जेल में पुलिस वालों के सामने बड़े ही शानो शौकत के साथ पान खा रहा है, पान का मजा ले रहा है। ये तमाम चीजें कैसे मुमकिन हो पाती हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि हम जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम की बात करते हैं, हम यहां पर किसी भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। हम चाहे बात कर लें विकास दुबे वाले की, जो कि बिकरू कांड में जिस तरह से लगातार सरकार ने यहां पर कार्रवाई की और उनके तमाम ऐसे जो संपत्तियां थी जो अवैध रूप से अर्जित की गई थी उनके ऊपर कार्रवाई की। अतीक अहमद के परिवार के ऊपर भी लगातार कार्रवाई चल रही है और इसके पहले की भी जो सरकार के हम टेन्योर की बात करेंगे तो वहां पर भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन अब इन चीजों में हमें ये चीज समझनी है कि क्या जेल से मुमकिन है कि आप किसी की मौत की साजिश रच सकें, आप वहां पर लॉजिस्टिकल सपोर्ट मुहैया करा सकें, आप वहां से निर्देश दे सकें, आपको कम्युनिकेशन में कोई समस्या नहीं आ रही है, आप बाकायदा आईफोन के सहारे फेस टाइम एप्लीकेशन की मदद से आप बात कर रहे हैं लोगों से फोन पे और निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से आपको हत्याकांड को अंजाम देना है। क्या ये चीजें संभव हैं जेल में? देखिए, संभव है और होती आई हैं। जब 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में योगी सरकार आई, बीजेपी सरकार आई, तो उसकी पहली कोशिश यही थी कि इस गुंडा तंत्र को, इस माफिया तंत्र पर कैसे लगाम लगाई जाए। उसके लिए कोशिश हुई कि अतीक जैसे बाहुबलियों को यूपी की बाहर की जेलों में भेज दिया जाए। वहां हो सकता है कि उनकी गैंग पर काबू पाया जा सके, वो वहां पर उस तरीके से अपने गैंग के साथ संपर्क में ना रह सके। लेकिन अब हो क्या रहा है, उमेश पाल हत्याकांड में सामने आ रहा है कि अतीक व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने गुर्गों को आदेश देता है कि आप घटनाकांड को अंजाम दीजिए, हत्याकांड को अंजाम दीजिए। तो इनके लिए किसी भी जेल में रहना और वहां से अपनी इस सरकार को चलाना, अपने इस गुंडा तंत्र को चलाना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। लगभग सभी जेलों में ये बाहुबली, इनका कद, इतना रुतबा इनका इतना बड़ा होता है पूरे सूबे में कि हर जेल में लगभग 2-3 गुर्गे इनके होते ही हैं। और ज्यादातर बैरक में आप इनके जब छापेमारी होती है तो इनकी सेवा में जो गुर्गे लगे होते हैं और अन्य कैदी होते हैं, ये इनके पुराने साथी ही होते हैं। तो इनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता है इन चीजों को कर पाना। अच्छा, हम आपसे एक बात ये जानना चाहते हैं कि उमेश पाल की हत्याकांड जो थी उसको 24 फरवरी को अंजाम दिया गया था। ऐसे में आज 18 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तकरीबन प्रयागराज एसटीएफ की बात करें, लखनऊ एसटीएफ की बात करें, लखनऊ एसटीएफ को भी प्रयागराज में शिफ्ट किया गया। उसके अलावा 10 अलग से उत्तर प्रदेश पुलिस की टीमों का गठन किया गया ताकि इस पूरे मामले में पकड़ा जाए उन तमाम लोगों को, चाहे हम गुड्डू मुस्लिम की बात करें, साबिर की बात करें, अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद की बात करें, या तमाम ऐसे लोग जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। इन तमाम लोगों को पकड़ने के लिए इतना बड़ा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई ऐसी कामयाबी हाथ क्यों नहीं लग पा रही है? जबकि हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने विधानसभा के सत्र के दौरान इस बात को कहा था कि मैं अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये मिट्टी में मिलाने वाली बात कब तक पूरी हो सकती है? देखिए, अभी जो ताजा घटनाक्रम है, ताजा जानकारी है, वो ये सामने आई है कि अतीक अहमद जो अभी साबरमती जेल में है, जिसको लाने की तैयारी की जा रही है प्रयागराज में, वो उसको ऐसा लग रहा है अतीक के शायद जीवन में पहली बार ऐसा होगा। उसके इतना बड़ा जो 50 सालों का लगभग माना जाए, उसकी गुंडई का पूरा जीवन रहा होगा या राजनीतिक जीवन की बात करें, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि अतीक ने किसी ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो और उस दौरान सूबे में योगी जैसी सरकार हो। तो सबसे पहली गलती उसको ये महसूस हो रही है कि इस दौरान उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा माना जा रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है। अब कैसे, आपका सवाल क्या था? उसमें मैं आपसे ये जोड़ना चाहूंगा इस बात के ऊपर जो आपने कहा कि उसको अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने जो किया है वो गलत किया है। ये बात निकलकर जाहिर आई, उसने साफ तौर पर ये बात कही है, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि हत्याकांड को अंजाम देना जो था ये उसमें कहीं भी इस बात को पछतावा नहीं है अतीक अहमद को। मामला केवल इतना है कि उनका जो कहना है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अभी इसके बारे में कोई पुष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि हमने जिस हत्याकांड को अंजाम दिया, उमेश पाल हत्याकांड को, वो विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उस दौरान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे मीडिया हाइप क्रिएट हुआ और हमारे खिलाफ लगातार कार्रवाई बढ़ गई। ये जो पूरी बात है बिल्कुल। और ये बाहुबली जो होते हैं, जो हत्या करवाते हैं, जो रंगदारी वसूलते हैं, इनको किसी भी चीज का अपने पछतावा नहीं होता। अगर पछतावा होता तो 17 साल की उम्र में अतीक के ऊपर पहला केस दर्ज हुआ था, उसी समय उसे पछतावा होना चाहिए था। इनका इतना लंबा क्राइम का इतना लंबा जीवन होता है, इस जीवन में इन्होंने इतनी हत्याएं करवाई होती हैं, पछतावा नहीं होता। बात होती है टाइमिंग की, उसको, उसके गुर्गों कैसा लग रहा है टाइमिंग की। अब ये है कि पकड़े क्यों नहीं जा रहे। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में बहुत ज्यादा फल फूल रहा है ये बाहुबलीपन, ये इतनी ज्यादा गुंडई, इतना ज्यादा रंगदारी वसूलने की जो ये सारे बाहुबली होते हैं, ये पैदा होते हैं बिहार में ही और यूपी में ही क्यों ज्यादा फल फूल पाते हैं।
उसकी वजह है कि ये सब हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आसानी से बिहार से सटा हुआ नेपाल है, यूपी से सटा हुआ नेपाल है, नेपाल जा सकते हैं। वहां से यूपी और बिहार जैसे राज्यों से इनके पास भागने के लिए बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर ये आसानी से जाके छिप जाते हैं। इसीलिए, और यूपी इतना बड़ा सूबा है जहां आपके पास अगर 24 घंटे का समय हो तो आप भाग सकते हैं बहुत आसानी से। तो फिलहाल यूपी पुलिस लगी हुई है और योगी सरकार का भी काफी दबाव है, उसकी काफी किरकिरी हुई है इस मामले को लेकर। मीडिया में पूरा मामला पिछले 15 दिनों से बना हुआ है, राष्ट्रीय राजनीति में मामला बना हुआ है, तो किरकिरी हुई है सरकार की। सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द अतीक के पूरे गैंग पर काबू पाया जाए। जी, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें किरकिरी की बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार ने बाकायदा इस मामले में साफ तौर पर जाहिर किया है कि लगातार सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस वक्त नेपाल तक पहुंच चुकी है और ये जो जांच का दायरा है वो तकरीबन 7 राज्यों तक पहुंच चुका है। तकरीबन 13 से लेकर 16 शहरों तक लगातार पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं। इनाम जो इनके ऊपर 2.5 लाख रुपए का दिया गया था उसको बढ़ा दिया गया है, उसको 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की जो पत्नी है वो फरार चल रही थी, उनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। तो ये तमाम मोटे मोटे वो आंकड़े हैं जिसके आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं। और जिस तरह से संपत्तियां, अवैध संपत्तियों के मामले में आपको बता दें कि यहां पर ईडी के जिस तरह से कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं प्रयागराज में, वो लगातार इस बात को पता कर रहे हैं कि कहां कहां पर अवैध संपत्तियां बना रखी हैं अतीक अहमद और उनके परिवार के करीबी लोगों ने। और लगातार यहां पर कार्रवाई चल रही है, चाहे लखनऊ के महानगर की बात की जाए या प्रयागराज के चकिया और धूमनगंज के उन महंगे इलाकों की बात की जाए जहां पर संपत्ति खरीदना या संपत्ति को किराए पर लेना एक आम इंसान के लिए सिवाय सोच के और कुछ नहीं हो सकता। सिविल लाइन जैसे इलाकों में जिस तरह से अतीक अहमद ने लगातार इतनी बड़ी संपत्तियों को अर्जित किया है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी एक आम इंसान की जिंदगी में यह संभव है कि एक इंसान इस तरीके से इतनी महंगी संपत्तियों को अर्जित कर पाए। क्योंकि प्रयागराज के इस इलाके में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा महंगा इलाका है। तमाम बड़े जो लीडिंग आउटलेट्स हैं जिसमें कि कपड़ों का व्यापार होता है, खिलौनों का व्यापार होता है, तमाम साजो सामान और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो बड़े बड़े यहां पर आप फूड आउटलेट्स और बाकी तमाम चीजें देखते हैं, ये वहां पर मुहैया कराई जाती हैं। और यहां पर किस तरह से अतीक अहमद ने ये काम किया है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।